तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। मैं आपका दोस्त अभिषेक त्यागी। आज भारतीय गांव सीरीज के अंदर आपको हम जिस गांव में लेके आए हैं इसका नाम है बलैनी। यह पड़ता है बागपत जिले के अंदर। बेसिकली इसको बोल सकते हैं बॉर्डर पर पड़ता है गांव। अगर हम बात करेंगे मेरे उल्टियात की तरफ, ये रास्ता आता है बागपत डिस्ट्रिक्ट से। अगर बात करते हैं इस तरफ से, ये बॉर्डर पर पड़ता है बेसिकली गाँव। अगर आप देख सकते हैं ये मेरठ बागपत बॉर्डर है। और ये अगर हम बात करेंगे मेरठ से, ये पहला गांव पड़ेगा। अगर बात करते हैं बागपत से तो ये लास्ट गांव पड़ेगा। यह गांव बेसिकली पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत जिले के अंदर। और इसका जो तहसील है वो लगती है बागपती। इसके MP हैं सतपाल जी और इसके MLA हैं वो हैं आपके योगेश धामा जी। गांव की हिस्ट्री की बात करें, गांव काफी पुराना है, अराउंड सदियों पुराना गांव है। ऐतिहासिक तथ्य अवेलेबल नहीं है। इसी गांव के अंदर सीता माता स्थली है, लवकुश जन्मभूमि है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं गांव कितना पुराना है। बलैनी गांव के अंदर आने वाला संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम, सर्वोदय संस्कृत आश्रम बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाल्मीकि जी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने शिष्यों को। यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। ये बच्चों के खेलने का क्रीड़ा स्थल आप देख सकते हैं, काफी विशाल बनाया गया है इसको। बहुत ही प्राचीन स्कूल। दोस्तों अभी हम बलैनी गांव के अंदर और अभी हम आए हैं सर्वोदय संस्कृत विद्यालय के अंदर। हमारे साथ गांव के स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। ये आपको बताएंगे यहाँ के बारे में और इस विद्यालय के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र सिंह यादव है। मैं बलैनी गांव का रहने वाला हूं। मैं पुलिस विभाग में वर्ष 1976 में आरक्षी के पद पर नियुक्त हुआ था। उसके उपरांत मैंने 41 साल पुलिस विभाग में सेवा की और मैंने 3 प्रमोशन किए। हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और सीनियर सब इंस्पेक्टर से मैंने ऐच्छिक रिटायरमेंट PRS वर्ष 2017 में लिया। और उसके बाद 1 वर्ष पहले मैं इस संस्था से पूर्णतः जुड़ गया। संस्था तो चूंकि हमारे गुरुजी श्री राम सिंह जी शान, जिनका देहांत हो चुका है, उन्होंने वर्ष 1995 में इस संस्था की स्थापना की थी, जो एक टीले के रूप में यहां पर मौजूद था। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम, जो रामायण में एक प्रसंग है, वाल्मीकि ऋषि जी ने जिस आश्रम में लवकुश को शिक्षा दी थी और सीता जी रामचंद्र जी के वनवास पूरा होने के बाद जब उन्होंने अपने अयोध्या में जाकर राजपाट संभाला, तो वहां के लोगों ने सीता के बारे में जो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि वो रावण के यहाँ रही हैं, प्राय कुछ के यहाँ रही हैं, तो उनको जो है उनकी परीक्षा होनी चाहिए। इस बात को जब सीता जी ने सुना तो उन्होंने खुद रामचंद्र जी को अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनको त्यागा नहीं, रामचंद्र जी ने नहीं त्यागा, लेकिन उन्होंने बलिदान किया कि मैं आपको, आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आपकी मर्यादा पे कोई आंच ना आए, इसलिए मैं अपना बलिदान देती हूं और मैं स्वयं जो है जाती हूं। जब तक आपके यहाँ की जनता, राजा जनता का होता है, जब राजा हो गया तो फिर उसका पारिवारिक जीवन जो है वो बिल्कुल सीमित हो जाता है और जनता का। तो सीता जी ने स्वयं अपना बलिदान दिया था, वाल्मीकि ऋषि जी के पास आके रही थी और यहीं लवकुश का जन्म हुआ। और यहीं सीता जी का ये माना जाता है कि सीता जी अंत में, चूंकि वो धरती पुत्री थी, तो वो यहीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही वो जो है धरती में समाई थी, ऐसा यहाँ की मान्यता है। और वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम होने का तो यहाँ प्रमाण है, क्योंकि कुश का नाम कुशे के रूप में रखा, तो यहाँ लंबे लंबे कुशा होते थे जिसमें कांटे होते थे, तो लव और कुश जो है वो वाल्मीकि ऋषि जी के उनके नाम रखे हुए थे। और दोनों रामचंद्र जी के पुत्र थे और सीता जी ने उनको समर्पित करके वाल्मीकि ऋषि जी के साथ में उनको समर्पित किया और वो अपनी धरती माता पुत्री के पास, अपनी धरती माता के पास चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि नारी के बारे में इस तरह की समाज की सोच, इसको बदलने के लिए कि फिर किसी नारी के साथ ऐसा ना हो कि उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, इसलिए ये लवकुश जो है दोनों रामचंद्र जी के पुत्र हैं। मैं आपके सुपुर्द करती हूँ और मैं अपनी माता के साथ जा रही हूँ और वो वहां समा गई। तो तभी से यहाँ का जो है इसकी मान्यता है। और ये एक पवित्र स्थल है, हिंडन नदी के किनारे पे है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं।
और ये पर्यटन विभाग में भी ये रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली कह सकते लव कुश जन्म भूमि के नाम से। जी, बेसिकली कह सकते हैं कि जिस स्थान पर लव कुश की यहाँ पर जो शिक्षा यहाँ पर उन्होंने ग्रहण की थी, साथ ही साथ यहीं पर उनका जन्म हुआ था और शिक्षा ग्रहण करने के बाद सीता माता ने इसी स्थान पर समाधि ग्रहण की थी। जी, तो यह स्कूल संस्कृत का स्कूल है। बेसिकली यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती है यहाँ के छात्रों को। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अदर जो कोर्सेज होते हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं पिछले साल से। तो ये सर बताएंगे कितना ये आप यहाँ पे जो शिक्षा का यहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं बेसिकली आपके स्कूल में? इस संस्था में वर्तमान में 200 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। तो आप सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है बेसिकली? प्रोसेस ये है कि बच्चे सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि ये जो संस्था हम हमारे गुरु जी श्री राम सिंह जी शांत, स्वर्गीय श्री राम सिंह जी शांत के द्वारा स्थापित की गई थी। वो इसलिए स्थापित की गई थी कि गांव देहात में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, गरीब लोग ज्यादा होते, पैसा नहीं हो पाता था, शहरों में नहीं पढ़ाते जी। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक गुरुकुल बनाएं जी, और गुरुकुल में बच्चे अपने पास रखे, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है अपने स्तर पर करें ताकि दूसरे समाज से अलग रखें। तो बेसिकली क्या चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जो पूर्ण रूप से समग्र नहीं होते चीजों के लिए। जी जी जी, उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों को संस्कृत यहाँ अनिवार्य है क्योंकि ये संस्कृत एफिलिएटेड है जी। और वर्ष 2001 में ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हुआ जी। अभी ये वित्त पोषित नहीं है, गवर्नमेंट एडिड नहीं है, ये एक मैनेजमेंट जो इसकी है, मैनेजमेंट के माध्यम से सारी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं, उनको गायत्री मंत्र, हवन, गायत्री यज्ञ और ये सारी चीजें जो वैदिक काल में हमारे वेदों से जुड़ी हुई है, उनकी जानकारी, उनका ज्ञान देना, उनके बारे में बताना, उनको संस्कारवान बनाना, इस तरह की शिक्षा। इसके साथ साथ चूंकि इस समय में वर्तमान युग में टेक्निकल एजुकेशन की भी बहुत आवश्यकता है। यदि ये नहीं होगी तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का, यांत्रिक का जमाना है, यांत्रिकी का युग है। तो इसके लिए हमने अपने इसमें संस्कृत सर्वोदय आश्रम विद्यालय में संस्कृत अनिवार्यता के साथ साथ माध्यमिक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सारे जो कोर्सेज हैं वो लागू हैं। पिछले वर्ष से ये लागू किया गया है। और इसके अलावा अब हम एक्स्ट्रा इसमें कंप्यूटर एजुकेशन इस साल से जोड़ रहे हैं ताकि बच्चों को डिजिटल इंडिया के सपने के बारे में पता चले। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक चलाया जा रहा अभियान, तो उससे बच्चे जुड़े ताकि उनको ये जानकारी हो कि भाई कंप्यूटर से और बेसिक लेवल से, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल के बारे में तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं। हमारा सीबीएसई बोर्ड जो है वो इस मामले में जो है बच्चों को काफी एक्सपर्ट बना रहा है। उसके दुष्परिणाम भी हैं, दुष्प्रभाव भी हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में वो चीज वो इसलिए नहीं बताता, बच्चों को इसलिए नहीं सिखाता कि वो उनको मतलब उनको गलत इस्तेमाल करें, उनकी गाइडलाइंस भी है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं सोसाइटी में आके वो जो है बिगड़ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो लेकिन हमने इसका आवश्यकता बहुत है, टेक्निकल एजुकेशन की इस समय बहुत जरूरत है। तो हम अभी और चीजें तो नहीं शुरू कर सकते, लेकिन कम से कम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। बेसिकली आप कह सकते हैं कि यह जो स्कूल है भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो डिजिटल इंडिया है, जो अभी मोदी जी के अभियान के दौरान ऐड हो रहा है, उसे भी लेके चल रहे हैं। उसे भी साथ लेके चल रहे हैं। तो प्रिंसिपल हमारे साथ है इस कॉलेज के, नाम क्या है? श्री मनोज। कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे इस थोड़ा एलिब्रेट करेंगे चीजों को, यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ पर किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाती है, कैसे यहाँ होता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवाहक के रूप में यह हमारा सर्वोदय संस्कृत आश्रम और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान दोनों में समन्वय बैठा करके हम इस संस्था को आगे ले जाने का हमारा प्रयास रहा है। और मूल रूप से हमारे यहाँ ऐसे छात्र हैं जिनको अपने आसपास संस्कार और संस्कृति की सुविधा नहीं मिल पाती, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जो निर्धन, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे छात्रों को हम यहाँ पे आवासीय सुविधा प्रदान करते हैं और साथ साथ उनके सारे दैनिक खर्चे वो सब हमारी संस्था वहन करती है। हम सब लोगों का, आसपास के गांव का
बहुत भारी सहयोग हमारे को रहता है। उन्हीं के सहयोग से हमारी संस्था आगे निरंतर कई वर्षों से प्रवाहित है, चल रही है और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ। हाँ, जैसे कि हमारी संस्था है स्व पोषित है, हमारी प्रबंध समिति, हमारे आसपास का समाज वो इसके खर्च को वहन करता है। सरकारी अनुदान हमें अभी कोई प्राप्त नहीं है और क्योंकि ये संस्था अपने आप में एक विशाल संस्था है, कई वर्षों से पुरानी संस्था है, तो मेरे राज्य सरकार और भारत सरकार से भी यही एक अपील है उनसे कि ऐसी संस्था को जो एक निर्धन छात्रों के लिए कई वर्षों से कार्य कर रही है, वो अपनी को सहायता दे सकें तो हमारी संस्था और आगे हम इसमें और विभिन्न प्रकार के आधुनिक तौर से इसमें संचालित कर सकें, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध। बेसिकली कह सकते हैं कि यह जो स्कूल है भारतीय संस्कृति को अभी जीवित किए हुए है, भारतीय सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो यहाँ के स्कूल के प्रबंधक ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इस पर ध्यान जाए, इसका विकास तभी पॉसिबल है तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी। तो सर खेलों की तरफ क्या ध्यान है आपका यहाँ पर? हाँ, देखिए, मैं यहाँ सर्वोदय संस्कृत आश्रम की खेल समिति का अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ समिति में 5 सदस्य हैं जो टीचर्स और मैनेजमेंट को मिलाकर बनाए गए हैं और मैं यहाँ की प्रबंध समिति में वरिष्ठ सलाहकार की भी भूमिका में हूँ। वरिष्ठ सलाहकार, समिति को जो जरूरत होती है सलाह की, तो मैं वरिष्ठ होने के नाते उनको जो आवश्यक सलाहें हैं जिनकी जरूरत होती है वो मैं देता हूँ। और मैं खेल समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अभी गत वर्ष 25, 24, 25, 26 दिसंबर को यहाँ पे अपने आसपास के ब्लॉक स्तर के 19 स्कूलों, 5 संस्थान, इस सर्वोदय संस्कृत एफिलिएटेड 5 स्कूलों के अलावा आसपास के इंटर कॉलेजेस को सीनियर्स प्रो कबड्डी की मैंने यहाँ पे प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें 10,000 रुपए फर्स्ट टीम को और 5,000 रुपए दूसरी टीम को और सभी खिलाड़ियों को उनके ट्रैक सूट और उससे पुरस्कृत किया, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया था। जहां पे टीकरी संस्कृत विद्यालय टीकरी की टीम जो है वो प्रथम आई। देखिए, बहुत बड़ी बात है सुविधाओं के अभाव में सर ने आप उसका जो संस्था चलाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, और उन्होंने उसका इंतजाम किया, उनके ट्रैक सूट बनवाए और सभी गांवों को कनेक्ट किया उसके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, और इसके अलावा क्या? इसमें मैं और बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर मेरे संस्थान का ग्राउंड, खेल ग्राउंड जो है वो ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन उस थोड़ी सी जगह में मैंने इतनी व्यवस्था की है कि बच्चों को एथलीट के बारे में जो है, उनको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और एथलीट कंपटीशंस में वो आगे जाएं, उनके लिए दौड़ के लिए ग्राउंड और शॉर्ट पुट, गोला फेंक की व्यवस्था, भाला फेंक की व्यवस्था और बच्चों को चिनअप की व्यवस्था उसके लिए, और 2 प्रो कबड्डी के ग्राउंड जूनियर और सीनियर के लिए अलग से मेरे द्वारा इस ग्राउंड में बनाए गए हैं। और मैं ये इस प्रयासरत हूं कि मैं अपनी समिति के माध्यम से इन बच्चों को इस स्तर पर लेके जाऊं कि ये बच्चे, इनकी एक पहचान बने, जिनका भविष्य उज्जवल हो और ये गरीबी की मार के कारण अपनी कार्य क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को प्रदर्शित न कर पाने के कारण वंचित न रहे। जी, बहुत ही अच्छा प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है। यहाँ पर एक पूरी समिति बना रखी है उन्होंने स्कूल साथ स्पोर्ट्स की भी। हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में ये स्कूल में प्रोग्रेस करेगा और स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है भारतीय संस्कृति अलाइव है, भी जीवित है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। कंप्यूटर एजुकेशन का भी, तकनीकी शिक्षा का भी अलग से कंप्यूटर के लिए व्यवस्था की गई है। बेसिक नॉलेज बच्चों को कंप्यूटर की दी जाएगी ताकि तकनीकी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, उनका ध्यान रखा जाए। जी, धन्यवाद सर। यहाँ के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आप, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। जल बचाओ अभियान के अंतर्गत अम्बेडकर जी का विद्यालय के 1 किलो चने की दाल, 100 रुपए में 1 किलो काबुली चना, 100 रुपए में 1 किलो। काफी अच्छी व्यवस्था है गाँव के अंदर, विकसित गाँव की श्रेणी में गाँव की आता है। काफी अच्छी है।
है गाँव के नाम, क्योंकि यहाँ पे बोर्डों पे लिखा है ग्राम प्रधान श्री यादव जी का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर गाँव के अंदर सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ये देखिए लाइटों की व्यवस्था है यहाँ पर। पेटी वहीं भी आएंगे जहाँ जिस जगह से चल ले पाएंगे। ये देखिए हेडपम्प देख लीजिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए। सड़क कितनी चौड़ी है यहाँ पर, काफी अच्छी व्यवस्था। जैसे कि हमने गांव के लोगों से संपर्क किया, यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 15,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास। पोलिंग यहाँ होता है 10,000 के आसपास। तो काफी उन्नत गांव की श्रेणी में गांव काउंट होता है। बिल्कुल रोड से सटा हुआ है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए पक्की सड़कें आ गई, आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्वच्छ साफ गांव। तो इसी के साथ हम गांव के अंतिम छोर पे आ गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को उसकी रीच कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलो यहाँ पे आप देख रहे हैं बागपत और मेरठ की सीमाओं को ये क्रॉस करता है। मेरठ बागपत